नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोगों को इस क्लास को देखने के बाद एक बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखना है, और जिससे कोई और पढ़ के मोटिवेट हो सके, कुछ आपसे सीख सके। हमास के हमले में 700 की मौत, इजराइल ने मारे 413 आतंकी। और देखिए इजराइल इस मामले में तो सबसे आगे है कि अगर उसके ऊपर आक्रमण होता है तो वो जवाब जरूर देता है। हिजबुल्ला आया हमास के साथ, और 10 नेपाली, 4 अमेरिकी और 1 फ्रांसीसी की मौत हुई। अमेरिका ने विमान वाहक युद्धपोत और हथियार भेजे। इजरायली शहरों में सड़कों पर लड़ाई जारी, और गाजा पट्टी के 426 ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले। और युद्ध में दोनों के पक्षों के घायलों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि लंबी चल सकती है लड़ाई, अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाए जाने की आशंका भी है। और हमास के कब्जे में सैकड़ों इजरायली, ऐसा भी कहा जा रहा है। डेरोट पुलिस थाना मुक्त कराया गया। लर्न एंड अर्न स्कीम के तहत आप देखिए इजराइल गए थे नेपाली छात्र। हमास के हमलों में 10 नेपाली नागरिकों के मारे जाने और 12 के लापता होने की खबर है। इजराइल में नेपाली राजदूत कांत्रा रिजल ने कहा है कि नेपाल के छात्र लर्न एंड अर्न स्कीम के तहत इजराइल गए थे। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमास के हमले में इजराइल में मौजूद फ्रांसीसी नागरिक की भी मौत हुई है। और आप देखते हैं कि हमास के इस्तेमाल वाली 10 इमारतें नेस्तनाबूद हुई हैं। एक बार इजराइल को आप लोग देख लीजिए। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और आप देखेंगे यहाँ हमारा एशिया में भारत आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम एशिया में आप लोग जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को ये एक देश ने मिलेगा, इजराइल। क्या? इजराइल। पश्चिम एशिया में एक देश है इजराइल आपका। और इजराइल, इसकी सीमा लेबनान से लगती है। और आप देखते ये लेबनान है, इसकी सीमा लेबनान से लगती है, सीरिया से भी लगती है। किससे? सीरिया से भी लगती है इसकी सीमा, और सीरिया से भी लगती है, और जॉर्डन से लगती है, जॉर्डन से लगती है। और आप देखते हैं कि दक्षिण में लाल सागर हो गया, ये आप देखेंगे। और आप मिस्र से भी लगती है इसकी सीमा, और भूमध्य सागर से भी लगती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी राजधानी की बात करें तो आप लोगों को जेरूसलम इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। तो इसी की बात हो रही है, ये आप लोग देख रहे हैं। जातिवार गणना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने खींची राजनीतिक लकीर। कांग्रेस 7 राज्यों में कराई जाएगी जातिवार जनगणना। अभी आपने देखा है कि बिहार ने जातिगत जनगणना कह लीजिए या जातिगत सर्वे कह लीजिए, उसने जारी किए ना, तो अब उसी पर राजनीति भी होने लगी, और अन्य राज्यों में भी ये मांग उठने लगी है। आप लोग जाति आधारित जनगणना पहली बार कब हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। और पहली बार देश में जनगणना कब हुई थी, किसके समय में हुई थी, ये आप लोग नीचे लिखिएगा। पेमेंट गेटवे कंपनी का खाता हैक कर 16,180 करोड़ उड़ाए गए। 25 करोड़ रुपए निकाले जाने की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। मास्टरमाइंड 10 साल से बैंकों में रिलेशनशिप एवं सेल्स मैनेजर के रूप में कर चुका है काम। विभिन्न बैंकों के खातों से निकाली गई बड़ी रकम, कई बड़े लोग भी इसमें हो सकते हैं शामिल। मैं आप लोगों से इसलिए तो कहता हूं कि सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियां सुरक्षित नहीं है तो हम आपके मोबाइल कहां सुरक्षित रहेंगी। तो ध्यान रखा करिएगा, लालच में आप लोगों को कभी नहीं फंसना है। और उल्टे सीधे फोन आते हैं, कोई मैसेज आता है तो उस पर आप लोगों को जवाब नहीं देना है, अपना पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना है, ये आप लोगों को याद रखना है। सिक्किम में बांस के पुल पर टिकी 3,000 पर्यटकों की जिंदगी। ये आप देखिए, अभी बाढ़ आई हुई है जो सिक्किम में, उसी की बात हो रही है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। ये आप वनडे विश्व कप हो रहा है ना, तो उसी में आप लोग देखें। इसरो ने पूरी की आदित्य L1 की TCM प्रक्रिया। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को कहा है कि आदित्य मिशन के लिए आवश्यक ट्रैजेक्टरी करेक्शन मनबूर की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया, आदित्य पूरी तरह से फिट है और L1 के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। TCM की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2023 को लगभग 16 सेकंड के लिए गई थी, और जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ेगा मैग्नेटोमीटर कुछ दिनों के भीतर चालू हो जाएगा। इसरो की बात करें तो अंतरिक्ष एजेंसी है ना हमारी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
छात्रों को तनाव मुक्त रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे शिक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। और आप लोग देखिए कि एक जगह आप लोगों को याद रखना चाहिए कि अपना 100% आप लोग पढ़ाई लिखाई में दीजिए, अपने काम में दीजिए, और फिर आपको इतना यकीन मानिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप से उम्मीद रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ, आपको निराशा नहीं होने देगा कोई। समझ रहे हैं आप लोग? और आप लोगों को जब भी लगता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, ज्यादा सोचने लगे हैं, आप थोड़ा किया करिएगा, सोचिएगा उसके बारे में। आपको उससे भागना नहीं है, आपको सोचना है कि जो ये सोच रहे हैं आप लोग, इसका रिजल्ट क्या है। ये ऐसे ही सोच रहे हैं, हम समस्या बना के रखे हुए हैं या हकीकत में कोई समस्या है। भारत में राफेल लड़ाकू विमान असेंबल करने की तैयारी कर रही है दासो। ये फ्रांस की एविएशन कंपनी दासो नौसेना और वायुसेना के ऑर्डरों को देखते हुए भारत में ही राफेल असेंबली लाइन स्थापित करने की योजना बना रही है। हम लोगों ने फ्रांस से खरीदे थे ना ये। और आप देखते हैं कि भारतीय वायुसेना 14 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि भारत जल्द ही मूल उपकरण निर्माता बने बिना चौथी और पांचवी पीढ़ी के बीच के लड़ाकू विमान बनाने वाला पहला देश बन सकता है। इस बीच आप देखिए, दासो एविएशन के अध्यक्ष और सीईओ एरिक टेपियर 26 राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारतीय नौसेना के ऑर्डर को लेकर बातचीत करने के लिए सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। भर्ती घोटाले में ममता के करीबी मंत्री व विधायक के घर सीबीआई का छापा। ये बंगाल में नगर निगमों में भर्ती घोटाला। ये पश्चिम बंगाल में भी आजकल काफी आप लोग देख रहे हैं कि घोटालों की बात हो रही है। फर्स्ट आप देखेंगे, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बंगाल को देखें तो आप देखिए, कोलकाता इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल की इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे कि राज्यपाल सीबी आनंद बोस साहब हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। और आपका क्षेत्रफल कितना है पश्चिम बंगाल का? 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, याद रखिएगा। भूकंप से अफगानिस्तान में सैकड़ों घर तबाह, मृतक संख्या 2000 तक पहुंची। देखिए, भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना, उसी की बात हो रही है। देखिए आप लोग देखेंगे, ये लद्दाख है हमारा, ये आप देखिए अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है। और लद्दाख की राजधानी लेह, इसकी सीमा आप देखिए चाइना और पाकिस्तान से भी लगती है। जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है ना, उसी हिस्से की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। 72 वर्ष बाद बदला गया भारतीय वायुसेना का ध्वज। ये वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने नए ध्वज का किया अनावरण। कहा, भविष्य की चुनौतियों से निपटने को वायुसेना को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जा रहा है। और आप देखते हैं कि कल क्या थी, आजादी के बाद वायुसेना का ध्वज 1951 में बनाया गया था। और वह ध्वज नीले रंग का था, उसमें ऊपर कोने पर तिरंगा और जबकि दाएं कोने पर नीचे वायुसेना का ट्राई कलर गोल लगा हुआ था। नया ध्वज भारतीय वायुसेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया। ट्राई कलर गोल निशान के ऊपर वायुसेना क्रस्ट को शामिल किया गया है। और इसमें ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट का आप देखिए शेर है, उसके नीचे आप देखिए देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके बाद एक पंख फैलाए हुए हिमालयी बाज का चित्र है। यह बाज भारतीय वायुसेना की युद्ध कौशल को दर्शाता है। हल्के नीले रंग में आप देखिए भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है। और वलय हिमालयी बाज को घेरे हुए है। हिमालयी बाज के नीचे देवनागरी लिपि में वायुसेना का आदर्श वाक्य नवा स्पंस दीप्तम लिखा गया है। और नए ध्वज का अनावरण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया हुआ है। चलिए, भी याद रखिएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और आप देखेंगे, सीसीटीवी वाले खंभों पर पैनिक बटन लगाने का विचार कर रही है सरकार। महिला सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर होर्डिंग लगाकर जागरूक करने का सुझाव दिया जा रहा है। अच्छी बात है, महिलाओं के लिए हो इस तरह का कदम। पुराना किला के मुख्य द्वार से गायब गुम्बद की नहीं खलेगी कमी। एक खुदाई में मिले कुसाण और मौर्यकाल के प्रमाण। ये आप देखेंगे, पुराना किला को पहले शेरगढ़ और शेर किला भी कहा जाता था। वर्तमान किला हुमायूं के समय में बनना शुरू हुआ था और इसका निर्माण शेरशाह सूरी के अधीन भी जारी रहा। 1955 से लेकर अभी तक 6 बार इसके इतिहास के साक्ष्य जुटाने के लिए खुदाई हुई है। और इस बार हुई खुदाई में अभी तक करीब 2000 साल पहले से यहाँ बसावट के प्रमाण मिल चुके हैं जो कुषाण काल से संबंधित हैं। इससे आप देखिए, पहले की खुदाई में मौर्य काल के भी प्रमाण मिल चुके हैं।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनमें उनसे पहले पुराना किला के टीले पर बने महल को से पांडव ने अपनी राजधानी चलाई थी और उस समय को 5000 साल पुराना माना जा रहा है। इससे इसी से संबंधित साक्ष्य जुटाने के लिए पुराना किला में खुदाई हो रही है। सहकारिता व ग्रामीण विकास बैंक से जुड़ी सेवाएं अब तुरंत मिलेंगी। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास बैंकों को कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सशक्त करने जा रही है ना। ये आप देखिए, ग्रामीण विकास बैंकों की संख्या 1851 है जो 3 राज्यों में क्रियाशील है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से इटली व फ्रांस की करेंगे यात्रा। हमारे रक्षा मंत्री साहब। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के मुफ्त इलाज की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। स्पेशल कैटेगरी रियर डिजीज के रूप में वर्गीकृत करने की मांग हो रही। इस बीमारी से मांसपेशियों में कमजोरी के कारण नहीं होता है शरीर का विकास इसमें, ठीक है। किसमें? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। ये आप देखेंगे, एक और बात याद रखिएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक वंशानुगत जन्मजात बीमारी है। इसमें मांसपेशियों में कमजोरी के कारण शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, उसी की बात हो रही है। राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों पर राज्यपाल ने गहलोत को लिखा आप देखिए क्या पत्र। राजस्थान में इसी साल चुनाव भी हैं, यहाँ राजनीति भी खूब हो रही है। ये आप देखिए, राजस्थान की बात करें तो आप देखिए जयपुर इसकी राजधानी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए इसकी सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। अगर हम लोग क्षेत्रफल में देखें तो सबसे बड़ा राज्य है, इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर में फैला हुआ है आपका राजस्थान। इको टास्क फोर्स बटालियन चाह रही है राज्य सरकारें, नदियों के संरक्षण और वन क्षेत्र बनाने के लिए करना चाहती हैं तैनात। दिल्ली ने यमुना की सफाई को प्रादेशिक सेना की बटालियन का किया अनुरोध। इसमें समुद्री सुरक्षा के लिए गश्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बालाकृष्णन कह रहे हैं। कहा आप देखिए, कहा आदर्श दुश्मनों से निपटने के लिए हर संभव क्षमता के विकसित करना आवश्यक है। और कहा भारत की सुरक्षा के मद्देनजर अंडमान निकोबार एक सामरिक केंद्र भी बन गया है। और आप देखिए कई बार आतंकी पानी के जरिए भी हमारे देश में घुसा है, तो वो भी ध्यान देना होता है। सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक वृद्धि में 12% हिस्सेदारी भारत की है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत के प्रयासों का रंग अब दिखने लगा है। ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2023 की पहली छमाही में सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक वृद्धि में 12% का योगदान दिया है। लगभग इतना ही नहीं, योगदान अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का भी है। रिपोर्ट में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जनवरी से जून 2023 तक 78 देशों में बिजली डेटा का विश्लेषण किया गया है, जो वैश्विक बिजली मांग का 92% पूरा करता है। और वैश्विक स्तर पर पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में इस वर्ष और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। 1.1 करोड़ टन उत्सर्जन की वृद्धि को रोक दिया है। 2023 की पहली छमाही में पवन और सौर ऊर्जा में वृद्धि ने भारत में। और आप देखते हैं कि 26% सौर ऊर्जा की वृद्धि हुई है, भारत में वैश्विक औसत से ऊपर है। 7.1 बिजली सौर ऊर्जा से पैदा की गई भारत ने 2023 की पहली छमाही में। और 5.5 वैश्विक बिजली उत्पादन हुआ है सौर ऊर्जा से 2023 की पहली छमाही में। और 16% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की समान अवधि से। कोयला उत्पादन में धीमी वृद्धि भी देखी जाए। बिजली के क्षेत्र के वैश्विक उत्सर्जन में स्थिरता भी की बात भी हो रही है। आपदा का असर कम करने के लिए बनेगा एकीकृत डाटाबेस। और केंद्र सरकार 2 वेबसाइट के माध्यम से जिला स्तर पर प्राप्त करेगी सूचना। आपदा प्रबंधन के साथ नुकसान का भी किया जा सकेगा सटीक आकलन। आप देखते हैं कि आपदा कहीं ना कहीं आती रहती है। संसाधनों की राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूची IDRN संसाधनों की एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सुविधा है, जिसमें जिलों, राज्यों, राष्ट्रीय स्तर के सभी विभागों से एकत्रित डाटा के आधार पर उपकरण और मानव संसाधनों को सूचीबद्ध किया जाएगा। यह डेटाबेस उन्हें विशिष्ट आपदाओं के लिए तैयारियों का स्तर का आकलन करने में मददगार होगा। इसमें अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं।
इसमें आप लोगों को कहता हूं कि जिस राज्य में चुनाव है उसके बारे में याद रखा करिएगा, और आप देखेंगे कि जहां एक चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आप देखते हैं राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव है, ये करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। ये संविधानिक संस्था है। संविधानिक संस्था कहने का मतलब है संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद किस में? 324 को पढ़िए आप लोग। चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई, 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब बाकी राजनीति की बातों पर क्या बात करें, आप देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये खबरें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं, जो रहती हैं उस पर हम लोग बात करते रहते हैं। प्रयागराज में वायु वीरों का सौर देख जन समुद्र की भाव विभोर। एयर शो में 108 विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया, दिल जीता। और 2032 तक सर्वोत्तम राष्ट्र में से एक होगी भारतीय वायुसेना। वायुसेना अध्यक्ष कह रहे हैं हमारे। ये आप देखते हैं कि वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पर आयोजित एयर शो के दौरान आप लोग ग्लोब मास्टर और सूर्य किरण विमान से ने अद्भुत प्रदर्शन किया है। पहली बार महिला अधिकारी के हाथों में वायुसेना की परेड भी। मैं कह रहा हूं कि महिलाएं कहीं कमजोर नहीं हैं, इसलिए आप लोग याद रखिए, उन्हें जहां भी मौका मिल रहा है बहुत बेहतर कर पा रही हैं। ये पश्चिम बंगाल में जो आप देख रहे हैं घोटाले की बात हो रही है ना, इन पर आरोप है कि साल 2014 से 2018 के बीच राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं व नगर निगमों में पैसे के बदले लगभग 1500 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया गया है। इस बात की शिकायत सामने आने के बाद अब केंद्रीय एजेंसियां हाईकोर्ट के आदेश पर इसकी जांच कर रही है। इससे पहले गुरुवार को ईडी के ने मामले की जांच के सिलसिले में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथीन घोष के आवास सहित कई स्थानीय स्थानों की तलाशी की थी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? आप लोग बताइए, क्योंकि हम लोग डेली इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। मुंबई में फिर बड़ा भाषा का विवाद। गुजराती में लिखा बोर्ड तोड़ा गया, आप देखेंगे। गुजराती में भाषा में लिखे बोर्ड को हटाने के लिए निकाय बोर्ड में की गई थी शिकायत। इस तरह आप देखिए मुंबई में होती रहती हैं घटनाएं। अयोध्या में की जाएगी रामनंदीय परंपरा के अनुरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना। दुबई से संचालित होती है सटोरियों की 60 वेबसाइट। महादेव ऐप सट्टा ऐप देख रहे। संरक्षण के लिए पुलिस अफसरों व नौकरशाहों को मिलते थे लाखों। मुख्य आरोपित सौरभ और रवि उपल गिरफ्तार से बाहर हैं, अभी आप देखेंगे। SYL के विरोध में सभी दलों की आगे बढ़ने की होड़ है। ये आप देखिए, सूखी नहर ने तैयार किया पंजाब में राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक मंच। विपक्ष मान सरकार की तो आप विरोधी दलों की घेराबंदी में जुटी हुई है। ये जो सतलुज यमुना लिंक है ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है। नकारात्मक प्रतिक्रिया छात्रों के मानसिक तनाव का कारण है। IIT BHU की ओर से आयोजित मेंटल वेलनेस वीक का किया गया शुभारंभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहे। और आप देखेंगे कि देखिए आपके आसपास कोई आपको लगता है कि डिप्रेशन से गुजर रहा है, वो अपने आप को अकेला रख रहा है, तो उससे बात किया करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके 2-4 मिनट बात करने का नतीजा ये हो कि इसकी जान बच जाए। क्योंकि आजकल इस तरह के मामले बहुत देखे जा रहे हैं, और अधिकतर आप देखिए लोग अवसाद, एंजाइटी से पीड़ित हैं। ये भी यकीन मानिए आप लोग। मंजूरी के बिना जिलों संस्थानों के नाम बदलना दंडनीय है, मणिपुर सरकार कर रही है। नकली होलोग्राम से छत्तीसगढ़ सरकार को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नोएडा की कंपनी को मिला था होलोग्राम बनाने का टेंडर। प्रति होलोग्राम 8 पैसे ए कमीशन तय था। पूर्व अधिकारी बदली थी नीति, आप देखेंगे। ये होलोग्राम क्या होता है, ये आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। होलोग्राम फोटोग्राफ की तरह ही है, जो 3 आयामी 3D प्रतीत होता है।
होलोग्राम एक ऐसी छवि बनाता है जिसे एकाधिक कोणों से देखा जा सकता है। जब आप होलोग्राम देखते हैं तो ऐसा लगता है आप एक तस्वीर ना देखकर एक वास्तविक भौतिक वस्तु को देख रहे हैं। देश में कृषि अवशेष जलाने से बड़ा 75% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। और आप देखते हैं कि जो कृषि के जो अवशेष बचते हैं ना, फिर उसे आग लगा देते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। प्रकृति ने राय दिखाई तो स्वावलंबन ने संग, रोजगार सृजन में जुटे दो भाई। पूर्व सैनिक अजय और संजय बिष्ट भीष्मल के शैंपू से 300 ग्रामीणों को करा रहे हैं आय अर्जन। अच्छी बात है। जल्द खोलेंगे 1000 खेलो सेंटर, खेलो इंडिया सेंटर, ये आप देखिए अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। अच्छी बात है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। बिहार सरकार तर्क ये है कि जाति की आबादी के आंकड़े उपलब्ध होने से उनके जीवन को बेहतर बनाने वाली योजनाएं बनाने, उसे लागू करने में आसानी होगी। एक आप लोग करिएगा, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि एक सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसे जाकर आप लोग देखिएगा। उसमें हम लोगों ने एक विस्तार से क्लास ली हुई है, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखे हैं, नेगेटिव पॉइंट देखे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तब भी आप लोग आंसर दे पाएंगे, और मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आएगा तब भी आप लोग वहां जवाब दे पाएंगे। तो उसे जरूर जाकर देखिएगा आप लोग। 11% थी देश में 1984 में ओबीसी सांसदों की संख्या, और आप देखिए 21% हो गई थी 1989 में ओबीसी वर्ग से आने वालों की। 26% तक 2004 में हो गई ओबीसी वर्ग से आने वाले सांसदों की। 113 सांसद ओबीसी थे भाजपा के 2019 में कुल 301 में से। भारतीय जनगणना का जटिल इतिहास आप देखिए। 2024 के आम चुनाव में जातिवार गणना का मुद्दा बनाना चाहते हैं विपक्षी दल। नॉर्मल सी बात है, वो तो हर करेंगे ही, आप देखेंगे। और ये आप देखिए कोई नई बात नहीं है, कब से हो रही देश में जातीय गणना की बात, ये बहुत पहले लालू प्रसाद यादव, आप देखते हैं कि ये शरद यादव, और आप देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव, इन्होंने पूरी राजनीति इसी पर केंद्रित कर दी थी। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने नहीं कराई 2011 में, तो उसके आंकड़े जारी नहीं किए। क्या हुआ था SED, आप देखते हैं SECC आंकड़ों का। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरी इलाकों में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराई थी। इस पर आप देखिए कहते हैं कि 4,893.60 करोड़ रुपए लागत आई थी। और आप देखते हैं कि SECC आंकड़ों को जाति के आंकड़े हटाकर अंतिम रूप दिया गया। दोनों मंत्रालय ने 2016 में से विकसित किया था। और अब क्यों हो रही है जातीय जनगणना की मांग? जनगणना में जाति शामिल करने की मांग काफी पुरानी है। इससे मांग करने वालों का तर्क है भारत में ओबीसी आबादी का अधिकार एक आंकड़ा नहीं है। कुछ राजनीतिक दल का कहना है कि ओबीसी की आबादी कितनी है इसका सही आंकड़ा होगा, इससे उनके लिए सही नीतियां बनाना आसान होगा। हालांकि देश के कई हिस्सों में ओबीसी जातियों की राजनीति करने वालों की सरकारें रही हैं। उस समय आप देखिए इस मांग ने जोर नहीं पकड़ा। अतीत में ओबीसी वर्ग के वोटों की बदौलत सत्ता में रहे कुछ राजनीतिक दल आज सत्ता से बाहर हैं। देश में और राज्यों में ओबीसी अति पिछड़ों का बड़ा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। अब ऊंची और निचली जातियों में बटे हैं ओबीसी, आसान नहीं होगा मंडल 2.0 की वापसी। सब ये बातें हो रही पूरी, आप देखते हैं बातें हो रही हैं। समलैंगिक प्रेमिका को पाने के लिए युवती ने किया मुकदमा। दोषी होने पर भी पेंशन व ग्रेच्युइटी पर नहीं लग सकता है रोक। ये हाईकोर्ट कह रहा आपराधिक मामले में सजा पाए एक ग्रुप डी कर्मचारी के मामले में अदालत की अहम टिप्पणी है। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता चाहे तो बकाया पर ब्याज के लिए भी कर सकता है दावा। अब आप देखिए ये संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। और मैं कहता हूं कि संपादकीय पाठ जरूर पढ़ा करिएगा। संवैधानिक मूल्यों पर संकट, ये आप देखिए कपिल सिब्बल के द्वारा लिखा गया है। एक विद्वान है, जाने माने वकील भी है। हमारे संविधान के उद्भव और विकास की यात्रा खासी जटिल रही है। स्वतंत्रता से पूर्व का देश का प्रशासन ब्रिटिश राजशाही द्वारा होता था और 562 रियासतों को संघ से जोड़ने के लिए समझाया बुझाया जा रहा था। हर रियासत का अपना एक इतिहास था
और तो उसका संचालन और भी जटिल सामाजिक ढांचे के माध्यम से हो रहा था। इस दौर में विभाजित होने के बावजूद अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों ने लोकतांत्रिक भारत का की संकल्पना का स्वागत किया है। संविधान सभा में जब संविधान के स्वरूप पर बहस हो रही थी तो उसके निर्माताओं ने हमारे असमान सामाजिक ढांचे की जटिलता का संज्ञान लेते हुए उन्हें सामाजिक नागरिकों में हिलोल ले रही आकांक्षाओं के साथ समृद्ध किया। इस प्रकार आप देखिए संविधान की संरचना एक राजनीतिक समझौते का परिणाम थी और जिसमें भारत उन सभी अंशभागियों को अपने छत तले लाया जो एक आप देखिए गतिशील लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत भाईचारे की भावना में विश्वास रखते थे। संविधान के प्रावधान उन सामाजिक चिंताओं को अभिव्यक्त करते हैं जिनमें संविधान निर्माता दो चार हुए। संवैधानिक प्रावधानों ने विविध पृष्ठभूमि वाले बहुरंगी समाज के बीच सौहार्द भाव के संचार का प्रयास किया और हमारे जटिल इतिहास और अनूठी विविधता की प्रतीक सामाजिक चिंताओं और विविधतापूर्ण धाराओं में भी ताल मिलाने की कोशिश संविधान ने की है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी इसी रक्षोपाय के तहत की गई थी और अतीत में उन्हें अंग्रेजी जातियों के हाथों अन्याय और पक्षपात का सामना करना पड़ा। हालांकि यह ऐसा का पहलू है जिसका हम आज भी आप देखिए कि सार्थक रूप से समाधान नहीं निकाल पाए हैं। अल्पसंख्यक सहित धार्मिक समूहों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की मंशा यही थी कि भारत अपनी बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक पहचान को कायम रखने के लिए तत्पर रहे। लिंग, नस्ल, धर्म, पंथ, मजहब, जाति और जन्म के स्थान को लेकर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई। महिलाओं को इस उम्मीद के साथ विशेष दर्जा मिला कि राज्य उनके लिए विशिष्ट प्रावधान करेगा कि वे प्रगति में बराबर की भागीदारी बने। विभिन्न समुदायों की भाषा, संस्कृति और भाषाई परंपराओं को संरक्षण प्रदान करने के साथ आप देखिए ही यह भी तय हुआ कि अधिक उपयोग के लिए कौन सी भाषा उपयोग होनी होगी। इन्हीं संदर्भों में हमारे भारत संघ की संरचना तैयार की गई और उसके संचालन के लिए बंधुत्व, न्याय और स्वतंत्रता और आप देखिए समानता जैसे सिद्धांतों को मान्यता मिली। आज वास्तविकता उलट दिखती है। प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा दिन प्रतिदिन जिस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है उसे देखते हुए भाईचारे की भावना दूर की कौड़ी हो गई है। अक्सर और स्थिति की समानता प्रदान करने में राज्य की क्षमताओं पर लोगों का भरोसा दरक रहा है क्योंकि खुला भेदभाव हमारे विषाक्त होते सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता संकट में और न्याय प्रणाली पर संदेह बढ़ रहा है। संविधान में जिस राजनीतिक समझौते की झलक दिखती है वह अब धीरे धीरे ही सही लेकिन पूर्णता ध्वस्त हो रहा है। हमारे संविधान ने एक आधारभूत ढांचे के अंतर्गत कुछ संस्थानों की आधारशिला रखी जो विधि के दायरे में देश का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं, लेकिन अब इन संस्थानों को तबाह किया जा रहा है। देश में चुनाव आयोग, संसद और आप देखिए राज्य विधानसभाओं, जांच एजेंसियों, अदालतों जैसे संस्थान सृजित हुए हैं। संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोग बने हैं। संघ और राज्य के बीच सेतु बनाने के लिए राज्यपाल जैसी संस्था अस्तित्व में आई है। इसका उद्देश्य आप देखिए राज्य की अतिशय शक्ति के प्रति एक संरक्षित आवरण प्रदान करना रहा है। संप्रति के संस्थान उस प्रशासन के फैसलों से पराभव की ओर है और जो अपनी इच्छाएं थोपना चाहता है वह इससे बेपरवाह है कि ये संस्थाएं किसी मंशा के साथ बनाई गई थी और संभवतः यह विफलता उन लोगों के कारण नहीं है जिनकी सत्ता के गलियारे में तूती बोलती है, बल्कि इसके लिए वे कमजोर और समझौता परस्त लोग जिम्मेदार हैं जिनकी संकल्पना ही राज्य की निरंकुशता के प्रतिरोध के लिए की गई थी। और जैसे चुनाव आयोग राज्य सत्ताधीशों के साथ ही कठपुतली मात्र बनकर रह गया है। समय की कसौटी पर खरी उतरती आई संसदीय प्रक्रियाओं को ढिठाई से खारिज कर दिया है। संसदीय लोकतंत्र को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आवश्यक संवाद हो नहीं पा रहा है। विधेयक उस प्रक्रिया में से पारित कराए जा रहे हैं जो संवैधानिक परिपाटी से मेल नहीं खाते। चुनी हुई सरकारों को गलत तौर तरीके से हटाया जा रहा है और इस मामले में पीड़ितों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध संस्थान ऐसे अधिकांश मामलों को लापरवाही से देखते हैं। अदालतें निस्तेज हैं, न्याय प्रणाली सुस्त है, लोगों की चिंताओं के समाधान हेतु संस्थागत ढांचे के दायरे में सार्थक रूप से आवाज नहीं उठा पा रही और राज्य की ओर से उन्हीं लोगों को सताया जा रहा है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। स्पष्ट है कि जिस संकल्पना के साथ हमारे संविधान को आकार दिया गया था वह छिन्न छिन्न हो रहा है। केवल संस्थानों या जांच प्रक्रिया की ही नहीं बल्कि आम लोगों से लेकर प्रबुद्ध नागरिकों तक ने हमें निराश किया है। राजनीतिक तंत्र के दबंगों को खुलेआम हिंसक गतिविधियों समाज में अशांति और दलितों एवं अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचारों ने संवैधानिक लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर किया है। इस समय संविधान का जिस प्रकार पालन किया जा रहा है
वह उन आदर्शों से सर्वथा दूर है जिनमें साथ उनकी संकल्पना की गई। ऐसे में आप देखिए 2024 के इतिहास में निर्णायक होगा और इसमें भारत की उस नीति से साक्षात्कार होगा। क्या यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना होगी, या फिर आप देखिए संवैधानिक ढांचा और पराभव का शिकार होगा, या दूसरी स्थिति बनती है कि देश का अस्तित्व भले ही कायम रह जाए किंतु उसकी आत्मा जरूर आने वाले वर्षों में दफन हो जाएगी। लेखक राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए आप लोग जब भी कोई आंसर लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो आप देखिए पॉजिटिव पॉइंट पर ध्यान दीजिए और नेगेटिव पॉइंट पर भी ध्यान दीजिए। बड़ा बैलेंस बनाकर आपको लिखना है। और आप देखिए कि इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे कपिल सिब्बल है, ये आप देखिए सरकार की नॉर्मल सी बात है कि कमियां बताएंगे, और जो सरकार के पक्षधर हैं वो जब आर्टिकल लिखेंगे तो उसकी अच्छाइयां बताएंगे। तो आप लोगों को यहीं से कमियां चुन लेनी है, अच्छाई चुन लेनी है, अपना निष्कर्ष चुन लेना है। अगर कहीं आपको लिखने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, आपको एक तरफा नहीं भाग जाना है कि आप कमियां गिनाने लगे या तारीफ ही तारीफ करने लगे कि सब अच्छा है। तो ये आप लोग ध्यान दिया करिएगा। विकास दर पर महंगाई का साया। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार चौथी बार नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। इससे पहले अगस्त, जून और अप्रैल की पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में भी आरबीआई ने रेपो दर में बदलाव नहीं किया था। रेपो वह दर है जिस पर बैंक तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से कर्ज लेते हैं। इस दर का उपयोग आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक वित्तीय साधन के रूप में किया जाता है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मुद्रा प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा, बदले में बैंक को अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं, और इससे आप देखते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह कम होता है। मुद्रा प्रवाह कम होता है तो मांग में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। आरबीआई के इस फैसले से मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% पर यथावत रखा है। खुदरा मुद्रास्फीति भी अगस्त 2023 में 6.83% पर थी, जो आरबीआई को स्वीकार ऊपरी सीमा 6% से कहीं अधिक है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह 31 मार्च 2026 तक खुदरा महंगाई को 2 से 4% के बीच रखे, परंतु ऐसा होता दिख नहीं रहा है। वास्तव में ऊंची महंगाई दर अर्थव्यवस्था के लिए खतरा भी है। पिछले कुछ समय में आप देखिए रसोई का बजट अनियंत्रित हुआ है। मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से भोजन और ईंधन की लागत में भारी वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चाय, दाल और खाद्य तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। मुद्रास्फीति भारत के साथ ही एक वैश्विक चिंता का विषय भी है, इसलिए महंगाई केवल भारत के लिए ही समस्या नहीं है। जुलाई में टमाटर की कीमतों में 230% तक की बढ़ोतरी देखी गई थी। प्याज की कीमतों में साल करीब 12% की, और चावल सहित कुछ अन्य अनाजों की कीमतों में 13% की वृद्धि हुई है। देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण तेल भी है, चाहे ईंधन हो या खाद्य तेल। हमारी कमाई का पहले से कहीं ज्यादा हिस्सा अब तेल पर खर्च हो रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क आप देखते हैं और वेट के रूप में कर 35 से 50 रुपये प्रति लीटर के करीब है। इससे कम किया जाए तो इससे इन उत्पादों के दाम नीचे आएंगे और फिर सभी चीज़ों की कीमतों पर उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। असल में केंद्र राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल के टैक्सेस से कमाई करती हैं और प्राप्त राशि का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं में करती हैं। सरकारों को इन दोनों से होने वाली कमाई पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, तभी महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है। सरकारें अपना राजस्व दूसरे मदों से भी पूरा कर सकती हैं। उनका इस समय कर राजस्व संग्रह अच्छा है। दूसरी तरफ सरकारें अगर चाहती तो कर राजस्व बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट रेट कर, संपत्ति कर आदि बढ़ा सकती थी। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। अच्छी बात है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम सरकार ने कम कर दिए हैं। खाद्य कीमतों में भी गिरावट आने लगी। कृषि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति तभी उत्पन्न होती है जब आप देखते हैं कि किसी वस्तु या सेवा की प्रभावी मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है। आपूर्ति की लागत और आपूर्ति की मात्रा मुद्रास्फीति के आपूर्ति पक्ष की गतिशीलता को निर्धारित करती है। डीजल महंगा होता जा रहा है। गैस और उर्वरक की बढ़ती कीमतें इस सेक्टर को महंगाई से डरा रही हैं। याद रहे कि महंगा भोजन आबादी के स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है। किसी भी स्थायी मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कृषि उत्पादन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनी व्यापार नीति को सावधानीपूर्वक जांचते रहना चाहिए। साथ ही टमाटर, प्याज, आलू जैसी अस्थिर सब्जियों के लिए बफर स्टॉक बनाना चाहिए, जिससे किसानों को अधिक पैदावार के दौरान उनकी उपज की स्थिर कीमतें प्राप्त करने में मदद मिले। इसके लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए कोल्ड स्टोरेज बुनियादी ढांचे का विस्तार महत्वपूर्ण होता है। और इससे आप देखिए सरकारें कीमतों को कम करने के लिए जब मांग अधिक हो तब स्टॉक को व्यवस्थित रूप से जारी कर सकती हैं।
वास्तव में किसी समस्या का समाधान यह स्वीकार करने से शुरू होता है कि समस्या मौजूद है और महंगाई केवल राजनीतिक विषय नहीं है। वंचितों को थोड़ी मात्रा में अनाज वितरित करना अर्थव्यवस्था की को फिर से पटरी पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आम लोगों पर महंगाई की मार के दूरगामी असर होते हैं जो उन्हें गरीबी की ओर धकेलते हैं। अभी लोगों को महंगाई की मार से कैसे बचाया जाए, यही सवाल हमारे लिए तत्कालिक महत्व का है। महंगाई नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी, लेकिन आप देखिए मुद्रास्फीति के विकास के खेल को बिगाड़ सकती है। अगर महंगाई बेकाबू हो गई तो आरबीआई के पास ब्याज दर बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह अनिवार्य रूप से भारत का विकास दर पर भी असर डालेगा। बढ़ती महंगाई एवं उच्च मुद्रास्फीति के खतरे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेखक जेएनयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं, इनका नाम है डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी। देखिए मुद्रास्फीति कहने का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जो चीज आप लोग पहले 100 रुपये में खरीद ले रहे थे, उसी चीज को खरीदने के लिए अब 100 रुपये की जगह आपको 200 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। यानी कि आपकी मुद्रा की जो क्रय शक्ति है ना, वो घटी है। यहाँ आईएमएफ की बात हुई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। 27 दिसंबर 1945 में स्थापना हुई थी। 27 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना इसका काम है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक है, हमारा राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अध्यात्म का बैंक, एक अच्छा कॉलम लिखा जाता है। वर्तमान की तनावपूर्ण जीवन पद्धति ने मानवीय जीवन यात्रा को अधिक संघर्षमय और कष्टबहुल बनाया है। उसे शांति और आनंद से परिपूर्ण बनाने के लिए धर्म, अध्यात्म का मूल समझना आवश्यक है इसमें। चलिए, अच्छी बात है। ये आप देखिए प्रतियोगिता का तनाव। यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेष रूप से मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों की आत्महत्या के सिलसिले का संज्ञान लिया है। लेकिन छात्रों को आत्महत्या से बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना होगा। इसी तरह से अभिभावकों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। यह सामान्य बात नहीं कि इस वर्ष अभी तक कोटा में 23 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं और यह इसलिए कहीं अधिक चिंताजनक है क्योंकि पिछले साल यह संख्या 15 थी। इसका मतलब है कि अस्पताल के असफलता के भय अथवा प्रतियोगी परीक्षा पास करने में मिली विफलता से उपजी हताशा निराशा के चलते छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है और इस प्रवृत्ति के कारणों की गहन पड़ताल करने की आवश्यकता है। यह पड़ताल करते समय इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अपने देश में जितनी बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग विशेष रूप से नीट और जेईई की परीक्षा में शामिल होते हैं, उनके अनुपात में ऐसे उत्कृष्ट संस्थानों की संख्या कहीं कम है, तो बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाते हों। और यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में आईआईटी के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। एक समस्या है भी कि कई मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। वहां से पढ़कर निकलने वाले छात्र अच्छी नौकरी नहीं हासिल कर पाते हैं। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र का योगदान आवश्यक है, लेकिन निजी क्षेत्र के मेडिकल इंजीनियरिंग अथवा अन्य कॉलेजों में पठन पाठन का स्तर गुणवत्ता युक्त हो, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। एक समस्या यह भी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान जिस तरह एक उद्योग के रूप में ले चुके हैं, वह शुभ संकेत नहीं है। यदि कोचिंग उद्योग फल फूल रहा है तो इसका मुख्य कारण है कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऐसी शिक्षा नहीं दी जा पा रही है और जिससे छात्र थोड़े बहुत मार्गदर्शन के साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सके। इन विद्यालयों में पठन पाठन के स्तर और आप देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए जरूरी कौशल में जो अंतर है वह विद्यार्थियों का तनाव बढ़ा रहा है। यह स्कूली शिक्षा की विडंबना है कि छात्र और अभिभावक स्कूल के स्तर पर ही ट्यूशन अथवा कोचिंग की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। अच्छा होगा कि केंद्र के साथ राज्य सरकारें यह देखें कि कोचिंग उद्योग क्यों पनप रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के पूरे ढांचे में गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूली शिक्षा का ढांचा ज्ञान और कौशल के मामले में छात्रों को कड़ी प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार करता है। लक्ष्य पूरा, आप देखिए भारत सरकार ने 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मलेरिया और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव नियंत्रण के लिए झारखंड सरकार को मिशन मोड में करना होगा काम, ये भी कहा जा रहा है। चलिए, इस वर्ष 25 अप्रैल को मनाए गए मलेरिया दिवस की थीम थी रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया, अर्थात मलेरिया से लड़ने के लिए तैयार रहे। और इस थीम का उद्देश्य था लोगों को मलेरिया से निपटने के लिए तैयार होने के लिए जागरूक करना। एक तरह से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ाती हैं चिंता
चिंता की प्रवृत्ति। आज हर इंसान के मन जीवन चिंता के घेरे में है, कभी भविष्य से जुड़ी, फिर एक तो कभी वर्तमान की उलझने, यहाँ तक कि बीत गई दौर से जुड़ी चिंताएं भी मन मस्तिष्क को व्यथित करती हैं रहती हैं और तगली दे हैं कि चिंता का यह कुचक कई मानसिक व्याधियों का कारण बनता है। यही वजह है कि मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ने 2023 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर का विषय चिंता ही रखा है। किसी भी बात, विचार या फिर आपदी की परिस्थिति को लेकर चिंता करना मानवीय स्वभाव का सहज सामान्य सा पक्ष होता है। यही सामान्य माना जाने वाला अमनुहा कभी कभी नियंत्रण से बाहर होने पर मानसिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर समस्या बन जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक हमारे देश में चिंता सबसे आम नागरिक मानसिक व्याधि है। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 4 करोड़ वयस्क एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में अनिद्रा, अस्वास्थ्यकर भोजन, अकेलेपन, प्रकृति से बढ़ती दूरी और डिजिटल जीवन शैली के विस्तार से सूचनाओं की बढ़ती हुई पहुंच जैसे कई कारण चिंतित रहने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ा रहे हैं। अनुमान है कि वैश्विक जनसंख्या के 4.05% लोग चिंता के विकार से ग्रस्त हैं। इतना नहीं बढ़ती सुविधाओं के बावजूद दुनिया के हर हिस्से में आप देखिए चिंतित रहने वाले लोगों के आंकड़ों में इजाफा ही है। 1990 से 2019 तक चिंता के विकार से प्रभावित होने की संख्या में 55% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। विद्यार्थियों में अकादमिक प्रदर्शन का दबाव, कामकाजी आबादी में रोजगार पाने का दबाव और पारिवारिक जीवन में बढ़ता बिखराव चिंता का अहम कारण है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में चिंता विकारों से प्रभावित होने की संभावना 1.66 गुना अधिक होती है। हमारी पारंपरिक जीवन शैली इस मोर्चे पर मददगार बन सकती है। सामाजिकता का परिवेश और इच्छाओं के बजाय जरूरतों को पूरा करने की सोच बहुत सी चिंताओं से बचाने वाली जीवन शैली है और पारिवारिक जुड़ाव, सुरक्षा के भाव को बल देते हुए फिरके के घेरे से बचाता है। ऐसी सभी बातें इंसानों का मनोबल बढ़ाती हैं। जरूरी है कि आम जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों को समझते हुए चिंता की जाल में फंसने से बचा जाए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक इस विकार को लेकर मन के मोर्चे पर सजगता बरतने की जागरूकता लाई जाए। मन की उलझनों को और बढ़ाने वाले इस विकार को लेकर जानकारी और जागरूकता से बड़ी समझ इसे एक समस्या बनने से रोकने में सहायक बन सकती है। लेखिका है स्वतंत्र टिप्पणीकार है, उनके द्वारा लिखा गया। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये भी देख लिया करिएगा। स्कूली शिक्षा में समान पाठ्यक्रम की मांग। दिल्ली उच्च न्यायालय में स्कूली शिक्षा में समान पाठ्यक्रम और पाठ्य चर्चा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने इसके पक्ष में शिक्षा का अधिकार और अवसर की समानता जैसे संवैधानिक प्रावधानों को आधार बनाया, जबकि सीबीएसई ने कहा है कि चूंकि स्कूली पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा में स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और भाषा जैसे पक्षों से जुड़े सरोकारों पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए ऐसा कर पाना आसान नहीं है। ऐसे में इससे संबंधित अन्य पहलुओं को भी जानना चाहिए। आप देखिए कि एक देश एक पाठ्यक्रम की बात हो रही है, सांस्कृतिक भाषिक विविधता की चुनौती है। अब आप देखिए कहीं राज्य में रहते हैं, उनकी अपनी स्थानीय भाषा संस्कृति होती है, तो उसे भी शामिल करना होता है। तो दोनों पक्ष हैं इसके अपने अपने। मनोरंजक वीडियो जो दीवाना बना दे, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। जाति आधारित जनगणना की सुलगती आंच। उत्तर प्रदेश में भी प्रत्याशी चयन के मंत्र से निकलेगी सत्ता की राय। इस छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है तो वहाँ भी बातें हो रही हैं सब। देखिए ये इकोनॉमी का पार्ट रहता है। आईपीओ से 38,000 करोड़ रुपए जुटाएगी 28 कंपनियां। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान 31 कंपनियों ने आरंभिक सार्वजनिक निगम के जरिए 26,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सऊदी अरब से समझौता हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस, ग्रीन हाइड्रोजन और आप देखिए सप्लाई चेन में भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच रविवार को प्रारंभिक समझौता हुआ है। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने रियाद में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस दौरान आप देखिए दोनों देशों ने ऊर्जा मंत्रियों ने ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण सप्लाई वैल्यू चेन स्थापित करने के लिए B2B बिजनेस समिट और आप देखिए नियमित B2B बातचीत कराए जाने का फैसला किया है। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत के ऊर्जा क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। इसका उद्देश्य अपने लोगों को विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान कर सकें। एक तरह से अगस्त में कोयला आयात में 12% की गिरावट देखी गई। प्लास्टिक निर्यात में अगस्त में 6.9% घटा। पहली छमाही में बिजली खपत 8% बढ़ी और 5 कंपनियों का पूंजीकरण 86,234 करोड़ रुपए बढ़ा। कच्चे तेल का मूल्य बढ़ने के बाद भी महंगे नहीं हुए पेट्रोल डीजल। 45,700 करोड़ रुपए मोबाइल फोन का निर्यात है। मांग और आपूर्ति में अंतर से लगातार बढ़ रहा है दाल संकट। 326.40
लाख टन दाल की जरूरत होगी भारत को 2030 तक, और 273.02 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ है 2021-22 के दौरान देश में। और बीते 3 वर्षों में बनी हुई है स्थिरता। 16,000 से 20,000 करोड़ रुपए की दाल का आयात करना पड़ता है अभी कनाडा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया से। ये भी बातें हो रही हैं, देख रहे हो। भारतीय राजदूत ने कुवैत के मंत्री से द्विपक्षीय अब देखिए संबंधों पर चर्चा हुई है। अमेरिका में प्रवासी संगठन के अध्यक्ष चुने गए अविनाश गुप्ता। कैलिफोर्निया गवर्नर ने जातिगत भेदभाव को रोकने वाले विधेयक पर किया वीटो। गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने कहा है कि इसे रोकने के लिए पहले से कानून मौजूद है। जो आप लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें कहाँ हैं, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पेज। 1987 में हमास की स्थापना मिस्र के मुस्लिम वेदाहोड़ की शाखा के रूप में अहमद यासीन और अब्देल अजीज अल रत्तीसी ने की थी, और हमास का अर्थ है उत्साह। इसका लक्ष्य इजराइल से गाजा पट्टी तक इस्लामिक देश बनाना है। हमास ने खोजी आयरन डोम की कमजोरी। इस बार हमास ने सालों रॉकेट हमले कम समय में दागे कर कई रॉकेट, और इस कारण आयरन डोम प्रणाली के लिए इन हमलों को रोकना मुश्किल हो गया था। कहा जा रहा है कि 20 मिनट में 5,000 से ज़्यादा रॉकेट से हमले किए गए। रॉकेट कम दूरी के थे, तब सिस्टम जवाबी हमले करता, तब तक तबाही मच चुकी थी। हमास लगातार रॉकेट तकनीक विकसित कर रहा है, इसकी मारक क्षमता भी बढ़ रही है। हमास के रॉकेटों से रोकने के लिए दागी कई तामीर मिसाइल का तुलना में काफ़ी सस्ते हैं। 2014 के संघर्ष के दौरान हमास ने कई दिनों में 4500 से अधिक रॉकेट दागे थे। इनमें से आप देखिए 8,000 से अधिक को रोका गया था, लगभग 800 से अधिक को रोका गया था, 735 को मार गिराया गया था। 2021 में इजराइल ने कहा कि उसने हवाई खतरों से निपटने के लिए सिस्टम अपग्रेड किया है। आयरन डोम सिस्टम देख लीजिए आप लोग, दुश्मन का रॉकेट हमला। फिर आप देखते हैं कि रडार यूनिट, इसमें आप देखेंगे रडार रॉकेट के रास्ते, गति और अपेक्षित लक्ष्य को पता लगाना। फिर आप देखिए युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण यूनिट रॉकेट की मार्ग का विश्लेषण कर हमले की जगह का अनुमान लगाती है। फिर आप देखिए 2 तामीर मिसाइलों को लॉन्च कर दुश्मनों के रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। सफलता प्रतिशत 90% से ज़्यादा है। जमीन से हवा में मार करने वाली वायु सुरक्षा प्रणाली है। इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से इसे विकसित किया। 2011 से इस प्रणाली का किया जा रहा है इस्तेमाल। 2,500 साल की जद्दोजहद पर खड़ा है आज का इजराइल। यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यहूदी धर्म आप देखते हैं कि यहूदी धर्म इस धर्म का इतिहास करीब 3,000 साल पुराना माना जाता है। यहूदी धर्म की शुरुआत होती है यरूशलेम से। वही यरूशलेम जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की पवित्र जगहों में से एक। इस धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। अब्राहम को ईसाई और मुस्लिम भी ईश्वर का दूत कहते हैं। अब्राहम के बेटे का नाम आइजैक और एक पोते का नाम याकूब जैकब था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब के 12 बेटे और आप देखिए एक बेटी थी। इन 12 बेटों में ने 12 यहूदी कबीले बनाए, और याकूब ने इन यहूदियों को इकट्ठा कर इजराइल का नाम पर एक राज्य बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था, और उनके वंशजों को यहूदी कहा गया। इनकी भाषा हिब्रू थी और धर्म ग्रंथ तनक है। ये लोग यरूशलेम और यहूदा के इलाके में रहते हैं। पहले यहूदी राज्य में साउल, इसवाल, डेविड और सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। 931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा, और संयुक्त इजराइल 2 हिस्सों में इजराइल और यहूदा के बीच बट गया था। ये भी आप देखेंगे। आसीरियाई साम्राज्य का हमला 700 ईसा पूर्व में आसीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। इस हमले में के बाद यहूदियों के 10 कबीले तितर बितर हो गए। 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के हमले के बाद सारी यहूदी दुनिया भर में जाकर बस गए। इस हमले में किंग डेविड के मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। इस मंदिर को एक दीवार बची थी जो आज यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ मानी जाती है। इसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। इस घटना को एक्सोडस भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में फैल गए हैं यहूदी अब तो। ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध के बीच 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो फलस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश दिया जाएगा। इसके बाद आलिया में तेजी आ गई और आलिया यहूदियों को दूसरे देशों की यरूशलेम की तरफ पलायन करने
को कहा गया है। आप देखिए फलस्तीन के हुए दो हिस्से। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फलस्तीन को दो हिस्से किए जाए, एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए, दूसरा आप देखें हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया जाए। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए, और क्योंकि यहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के धर्मस्थल हैं, यहूदियों को यह योजना पसंद आ गई, लेकिन मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं थे। फलस्तीन चारों तरफ से अरब देशों, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र से घिरा हुआ था, और इन देशों ने बंटवारे को फलस्तीन के मुस्लिमों के साथ अन्याय बताया। बंटवारा के साथ शुरू हुआ इजराइल फलस्तीन विवाद आज तक जारी है। इजराइल 1947 में देश बना। 1950 में भारत ने भी इजराइल को मान्यता दी। फलस्तीन आज तक कोई देश नहीं बन पाया। यहूदियों के नरसंहार, ब्रिटेन की सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो अलग वजह गिनाकर बालफोर समझौते को लागू करने से बचते रहे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के अगले 20 साल तक यह समझौता लागू नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस समय जर्मनी के मुखिया एडोल्फ हिटलर ने एंटी सेमिटिज्म का सबसे क्रूर रूप दिखाया। जर्मनी और आसपास के देशों में कैंप लगाकर यहूदियों को मारा गया। और विश्व युद्ध खत्म होने के जब दुनिया भर में ये बात फैली तो पूरी दुनिया की संवेदनाएं यहूदियों के साथ थी। चलिए आप देखिए, इजराइल गाजा में रह रहे भारतीय सुरक्षित हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और आप देखेंगे इजराइल सऊदी संबंध बाधित करना हो तो हमलों का मकसद है। ये आप देखिए विलंकन कह रहे हैं। हमास ने इजराइल पर हमले के लिए चुना खास दिन। आप देखिए 6 अक्टूबर को मनाया जाता है यहूदियों का सबसे पवित्र त्यौहार योम किप्पुर। सोचिए, ये आपका खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। और क्रिकेट आपके देश में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आप लोग। होंगजू ने से यादगार विदाई अब नागोया में मिलेंगे। आप देखेंगे जो आपके एशियाई गेम होना है ना 20वें इन जापान में होना है। आप देखेंगे 2026 में। पहली बार दिल्ली में हुए थे 1951 में। भारत ने किन किन खेलों में कितने पदक जीते हैं, ये आप लोगों का एक ओवरव्यू हम लोग बहुत जल्दी ले लेंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ निशानेबाजी में 7 स्वर्ण, आप देखते हैं कि रजत 9, कांस्य 6, टोटल 22 जीते हुए हैं। सबसे ज़्यादा ही जीते हुए हैं। चलिए इसका एक ओवरव्यू हम लोग जरूर लेंगे। कहाँ गए कहाँ खो गए गांव के वे शब्द, लोक भाषा के विलुप्त होते शब्दों और बोली बानी के महत्व को भाषा की दृष्टि से रेखांकित करना। आप देखते हैं कि आलेख चक्री, दाल दड़ने वाली छोटी चक्की, ढेकी, पांव से धान कूटने का उपकरण, ये पुराने शब्द हैं, सब गांव के देसी शब्द हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि वो भी गायब हो रहे हैं। ये भी आप लोग देखेंगे। साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए अपग्रेड की जाएंगी सुरक्षा एजेंसियां। आजकल साइबर हमले भी काफी हो रहे हैं, ये भी आप देखेंगे। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। जापान के बाहर पहली बार हुआ सुमो कुश्ती का आयोजन 1991 में। आज ही जापान के सबसे लोकप्रिय खेल सुमो कुश्ती का आयोजन पहली बार जापान के बाहर किया गया। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किए गए इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर पहलवान जापान की जानी मानी सुमो लीग मकुनोची के सदस्य थे। अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मैनहट्टन परियोजना को मंजूरी 1941 में। आज ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डॉ वन्नेवर बुश और उपराष्ट्रपति हेनरी ए वालेस के साथ बैठक में परमाणु कार्यक्रम की मंजूरी दी थी। यह आगे चलकर मैनहट्टन परियोजना बन गई, जिससे दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया गया। सरोद वादन के पर्याय बन जाते हैं उस्ताद अमजद अली खान। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में आज ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। संगीत में उन्हें विरासत में लिया था। 5 साल की उम्र में सरोद की शिक्षा ली। 10 साल की उम्र में पहली बार सार्वजनिक प्रस्तुति की। किरण रंजनी, शिवांजलि, सुहाग, भैरव जैसे कई रागों का सृजन किया। रॉयल अल्बर्ट हॉल, कैनेडी सेंटर, हाउस ऑफ कॉमन्स, ओपेरा हाउस जैसे मंचों पर प्रदर्शन कर सरोद को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्हें इस शास्त्रीय वाद्य यंत्र को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। स्टेम सेल थेरेपी से हो सकेगा अल्जाइमर का इलाज। रोग से जुड़ी तंत्रिका को कोशिका को प्रभावी तौर पर बदलने की देखी क्षमता। आप देखेंगे रोग के लक्षणों को कम किए जाने की उम्मीद भी उठ रही है इससे। अच्छी बात। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने चूहों में ब्लड स्टेम और प्रोजेनिटर सेल को प्रत्यापित करने की यह सफलता की बात की है। अब प्रसिद्ध स्थलों का डिजिटल रूप दिखाएगा ग्रीस ने प्रसिद्ध पुरातत्व स्थलों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया और इससे तहत एथेंस में प्राचीन एक्रोपोलिस हिल पर स्थित पार्थेनन मंदिर का डिजिटल रूप से आभासी चित्र प्रदर्शित किया जा रहा है। मानसिक समस्याओं के निदान में फायदेमंद हो सकता है मशरूम।
मशरूम आप लोग देखते हैं काफ़ी फायदा पहुंचाता है। कितना कारगर है चश्मे में लगने वाला ब्लू लाइट ग्लास, आंखों को राहत या नींद में सुधार जैसे दावों का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं मिला है। रेटिना वाले क्षेत्र को भी सुरक्षा प्रदान करने में उपयोगी नहीं है। आंखों पर स्टेन में कोई खास फायदा नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। ताश से स्ट्रक्चर तैयार कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए कोलकाता में, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, देखना हो चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आपके कोई सवाल हो आप लोग भेज सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। मेहनत करिए और ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग, ठीक है।